शुरुआत से जो जुड़ी रही, और अगर मैं इनको मीडिया के उन दिनों की सेलिब्रिटी कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन बाद में आपने मीडिया शिक्षा और जेल सुधार की तरफ आपने अपना कदम बढ़ाए। ऐसे प्रोफेसर वर्तिकानंदा जी हिंदुस्तानी भाषा एकेडमी के जरिए संविधान से लेकर सोशल मीडिया, भाषा, इन सभी विषयों को लेकर हर छात्र तक पहुंचने का, हर संकाय सदस्य तक पहुंचने का इन्होंने एक आंदोलन छेड़ रखा है। ऐसे हमारे मित्र प्रोफेसर सुधाकर पाठक जी, डॉक्टर विपुल सुनील जी, प्रोफेसर जसवीर त्यागी जी, प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, और यहाँ उपस्थित सभी संकाय सदस्य और प्रिय विद्यार्थियों। अंतिम वक्ता होने का लाभ ये होता है कि आप जितना बिंदुओं पर बात करना चाहते थे उसमें से लगभग सभी बिंदुओं को पूर्व वक्ताओं ने समाप्त कर दिया। लेकिन अब पाठक जी ने और प्रिंसिपल साहब ने जब बड़े स्नेह के साथ इधर बुलाया है, पिछले वर्ष भी मैं यहाँ था, और लगभग दर्शन जी का स्कूल का कार्यभार संभालना और मेरा हैबिटेट का कार्यभार संभालना, तो ये सिर्फ जन्मदिन ही नहीं हम शेयर करते, वर्क एनिवर्सरी भी हम शेयर करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ हिंदुस्तानी भाषा एकेडमी को, राजधानी कॉलेज को, तिनका फाउंडेशन को। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये आयोजन किया। इसमें मुख्य बिंदु मुख्य रूप से डिजिटल मीडिया, चुनौतियां, प्रभाव और सामाजिक उत्तरदायित्व, ऐसे 3 विषयों पर चर्चा होती है। देखिए, सोशल मीडिया की ताकत को लोगों ने पहचाना जब तहरीर स्क्वायर हुआ। पहली बार सोशल मीडिया क्या है, और उसके बाद हमने भारत में देखा कि अन्ना आंदोलन हुआ, जिसमें सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। निर्भया आंदोलन हुआ। लेकिन क्या सोशल मीडिया आंदोलनों को खड़ा कर सकती है क्या? या सोशल मीडिया का जो काम है वह फोर्स मल्टीप्लायर का है? इसलिए कहीं भी दंगा फसाद होता है, कहीं भी हिंसा होती है, तो सबसे पहले सरकार प्रतिबंधित कर देती है सोशल मीडिया को। आपने देखा होगा कश्मीर में या कहीं भी अनरेस्ट होता है, पथराव होता है, तो सबसे पहले कर्नल साहब तो फौज से हैं, तो उनको भी पता है कि सबसे पहले सोशल मीडिया, क्योंकि इसका एक नकारात्मक पहलू भी है, कई बार वो सकारात्मक रूप भी ले लेती है। अब आपने नेपाल में देखा कि जो ट्रिगर जिसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, उसके पीछे जो गाय की चर्बी को लेकर हम कहते हैं कि वह वजह थी, ट्रिगर वही था। उसी प्रकार नेपाल में जो परिवर्तन आया और बाद में चलकर बालेन शाह की सरकार आई, वहां उसका ट्रिगर भी सोशल मीडिया को बंद करना था। अगर पिछली सरकार अगर सोशल मीडिया को बंद नहीं करती, तो कितने आज की युवा पीढ़ी, युवा शक्ति सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया को सिर्फ बंद करने मात्र से, आप तो अभी तक उदाहरण देते थे कि सोशल मीडिया के बंद करने से जो है आप बच्चे ने अपने माता पिता को मार दिया है, वो कर दिया, ये कर दिया, दुनिया भर की बात है। सोशल मीडिया को बंद करने से सत्ता परिवर्तन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले 1900 यहां जिक्र हुआ आपातकाल के बारे में, 1977 में या 75 से 77 तक जब आपातकाल का विरोध हुआ, तो सोशल मीडिया तो दूर की बात, मीडिया तक नहीं, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, प्रिंट मीडिया नाम मात्र के लिए कुछ छपता था, बाकी सेंसर के इंस्पेक्टर बैठ के तय करते थे कि क्या खबर छपनी है, नहीं छपनी है। लेकिन उस वक्त भी क्रांति हुई, संपूर्ण क्रांति हुई, जेपी के आंदोलन, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, कोई सोशल मीडिया नहीं। लेकिन आज क्या हम एक कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई क्रांति इस विश्व में कहीं भी हो सकती है सोशल मीडिया के बगैर? ये सोशल मीडिया का ताकत है। सोशल मीडिया ने पूरा रीडिफाइन कर दिया है हमारे
ये मात्र एक मनोरंजन का साधन या यह एक संचार का माध्यम नहीं रहा है। ये परिवारों को परिभाषित कर रहे हैं, ये रिश्तों को परिभाषित कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया का हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आया है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। चाहे राजनीतिक हो, वैचारिक हो, सामाजिक हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, यहाँ कई उदाहरण दिए गए, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। संचार का लोकतांत्रिकरण जो हुआ है, जो बातें तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया उजागर नहीं करती थी, उन विषयों को आज सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहा है। पहले हम कहते थे कि भाई सरकार ने अगर बंद कर दिया तो फिर सरकार की आलोचना कौन करेगा। आज लोगों के पास यूट्यूब चैनल है, लोगों के पास अन्य माध्यम है अपनी बात को रखने का। जो एक जिसे कहेंगे कि एक छोटा सा समाचार पत्र जिसका शायद 5000 प्रति छपती हो, उससे ज्यादा तो हम लोगों के, हमारे आपके सोशल मीडिया में फॉलोअर्स हैं। मैं एक दिन गिन रहा था, मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं तो एक शिक्षक मात्र हूं, लेकिन मैंने देखा ये चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गिना तो मेरा 50,000 से ऊपर लोग हैं। यानी कि मैं एक मैसेज डालता हूं तो 50,000 लोगों तक पहुंचता है। यानी कि एक एक व्यक्ति का ताकत कितना हो गया है कि वो अपने बात को पहुंचा सकता है। इतना बड़ा व्यापक 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, बम्बार्डमेंट हो रहा है। एक रील को आपने देखा, अच्छा लगा, दोबारा देख नहीं पाएंगे, निकल चुका होगा वो हाथ से, ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि लाखों के तादाद में कंटेंट आ रही है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और ये जो आज कई बार भारत के बारे में बताया जाता है कि आधा भारत रील बनाता है और बाकी आधा भारत बैठ के देखता है। सब लोग रील देख रहे हैं, 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के जो बुजुर्ग हैं वो बैठ के रील देख रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप इसको एडिक्शन कहिए या एक नया सच्चाई कहिए, ये जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। वो कहते हैं कि आने वाले पीढ़ियों में जो पहले बच्चे पैदा होते थे उनमें और इनमें बदलाव ये होगा, एक का हाथ ऐसे होगा और सर नीचे होगा, ऐसे बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि वो जेनेटिकली वो मॉडरेट होता है। हमारा कैसे पोस्चरिंग है ये आने वाले पीढ़ियों को रिफ्लेक्ट करता है। पहले पूंछ हुआ करती थी, पूंछ धीरे 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 पूंछ का कोई उपयोग नहीं हुआ तो पूंछ का है, वैसे ही जो है ये नया पूंछ निकला है। ये सच्चाई है आने वाली पीढ़ी। लेकिन इसका एक क्रांतिकारी परिवर्तन ये हुआ है कि आज समाज में ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर इसके माध्यम से चर्चा नहीं हो रही है। मैंने कई क्रांतियों का जिक्र किया है, कुछ जागरूकता भी हो रही है। आज कस्टमाइज्ड कंटेंट हो रहा है, आप जो देखना चाहते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देखने लगे तो वही आ गए। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं तो प्रेमानंद जी दिखाई देंगे आपको, इधर भी प्रेमानंद जी, उधर भी प्रेमानंद जी, जहां देखिए प्रेमानंद। लेकिन आप कुछ और देखते हैं तो फिर वही आपको दिखाई देगा। ये एल्गोरिदम ये पहचान रहा है, वो आपके सारे प्रवृत्ति को समझ रहा है। इस बात को खासकर विशेषकर युवा पीढ़ी जरूर ध्यान रखें। आप जो देख रहे हैं उसका डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है। ये कल को जाके ये एप्स्टेन फाइल्स में बदल सकता है। आपको लगता होगा मैं तो छुप छुप के देख रहा हूं, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोई है, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी नजर है आप पर, उसको पता है आप कौन सा रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, वो तुरंत, वरना वो अगर कोई नहीं देख रहा तो आपको कैसे वो आपके टेस्ट की चीजें आपको ढूंढ के देगा। आप जैसे ही
हम भोपाल में जब थे कुलपति, तो कभी कभी छुट्टियां होती थी, परिवार वाले उधर आ जाते, तो हमारा मन करता था कि भाई आसपास कोई रिजॉर्ट देखें। वो आज तक रिजॉर्ट दिखाता है भोपाल के पास दिखने वाला कि ये रिजॉर्ट में जाइए आप। तो उसको पता है कि आप रिजॉर्ट में जाते हैं, उसको पता है आपने को किस तरह के कपड़े ढूंढ रहे हैं आप, उसको हर चीज की खबर है। और वो सिर्फ खबर नहीं रखता है, वो स्टोर भी करता है, आपका लाइक्स को भी स्टोर करता है, आपके डिसलाइक्स को भी स्टोर करता है। आपको पता है आज के तारीख में आप अगर कई मुल्कों में जाते हैं तो वीजा, क्योंकि मुझे विश्व भर में कई मुल्कों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, आपका पूरा सोशल मीडिया स्कैन किया जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले इजराइल गया था, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल मुझसे पूछा वीजा लेने से पहले। They scan the entire social media handles to see कि क्या इस व्यक्ति ने कोई भी एंटी सेमेटिक कंटेंट डाला है। अगर डाला है तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि अरे मैंने मेरा मन किया कुछ भी डाल दिया, इतना आसान मत समझिए। डिजिटल फुटप्रिंट होता है, निकाल लेंगे लोग। कई बार जीवन भर आलोचक रहे, अब समर्थक बन गए, भयंकर समर्थक बन गए, लेकिन पुराने ट्वीट पड़े हुए हैं, बैठ के डिलीट करते हैं, नियुक्ति कहीं होते ही डिलीट मारो डिलीट मारो। लेकिन सबकी फोटो कॉपी है लोगों के पास, स्क्रीनशॉट है। आपने डाला नहीं, 50 ने स्क्रीनशॉट ले लिया कि मौके पर देंगे इसको। इसलिए ये मत सोचिए कि सबकी नजरें आप पर है। ऐसा क्यों होता है कि 5000 दोस्त है, बहुत खुशी भी हुई लोगों को तो 200 लाइक आता है। ये 4800 लोग क्या करते हैं? सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे हुए हैं आप पर नजर डाल कर। कई लोग मुझे मिलते हैं, अरे भाई साहब आप तो बहुत सक्रिय हैं। तो मैंने आपको कैसे, अरे आपको हम रोज देखते रहते हैं। अरे रोज देखते हो तो कभी लाइक भी मार दिया। रोज देखते हैं कि इसकी हरकतें क्या क्या है, रिपोर्ट करनी है ऊपर। तो ये जो है इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। मैं विद्यार्थियों को विशेषकर कहता हूं, आप आगे प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, आपका सोशल मीडिया स्कैन होता है। आप वीजा के लिए जाएंगे, आपका सोशल मीडिया स्कैन होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये शायद कोई बताएगा नहीं। आजकल परिचय नहीं दिया जाता है। यहां जैसे अभी शिवम जी ने मेरा परिचय दिया, मुझसे कोई मिलने आता है तो मुझे सिर्फ गूगल सर्च या एआई से एक सवाल पूछना है, कौन ये मिलने आया। पूरा इतिहास खंगाल के वो सामने दे देगा आपको। मुझे पता करने की जरूरत नहीं ये कौन है क्या है, कुछ नहीं, एक बटन में आपको पता चल जाएगा सारा। इसलिए मैं कई जगह कहता हूँ आजकल परिचय वरिचय मत दिया करो, बस कह दिया करो कि डॉक्टर वर्तिका नंदा आ रही है, बाकी बच्चे ढूंढ लीजिए कौन है, सब बता रहे। इसलिए खासकर जो विद्यार्थी हैं, आप अच्छे कंटेंट डालें। आपको मालूम नहीं है कि आज मीडिया में जॉब के लिए ये प्री कंडीशन है कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स में कितने फॉलोअर्स हैं। सबसे अपेक्षा की जाती है, मैं ऐसे एंकर्स को जानता हूं, आज भी मेरे विद्यार्थी हैं लीडिंग चैनल्स में, एंकर से कहते हैं कि सर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम चैनल को अपने हैंडल में भी प्रमोट करें। तो इसलिए सब अपने चैनल में भी प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि उनको उनका व्यूज भी चाहिए। तो इसलिए ये टास्क फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। अब मैं बहुत संक्षिप्त में इसके चुनौतियों के बारे में आपको बताता हूं। सबसे बड़ी चुनौती जिसका यहां भी जिक्र हुआ, छद्म आख्यान, छद्म समाचार, फेक न्यूज, फेक नैरेटिव्स। 3 विशेषकर जो बच्चे इधर ज्यादा इस विषय के बारे में कम जानते हैं, आप याद रखिए कि मिस इंफॉर्मेशन, मैल इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन 3 हिस्सा है। मैल इंफॉर्मेशन जैसे मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण, वैसे ही अधपकी सूचना जो आपको परोस दिया जाता है, और इसके लिए मीडिया के कर्मी जिम्मेदार है जो अपना बैकग्राउंड न्यूज नहीं देखते। अब यहां मैं जरूर एक शब्द का
उपयोग करूंगा, एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है सिटीजन जर्नलिज्म, नागरिक पत्रकारिता। और इसके नाम पर जो गंद फैलाया गया है, ये हमने पश्चिम से इसको जो है उधार पे ले तो लिया। कभी सुना है सिटीजन इंजीनियर? कोई नागरिक खड़े होकर पुल बनाएगा। सिटीजन डॉक्टर, 4 दवाइयां सीख ली और वो बैठ के नहीं। सिटीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा, लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट होगा। क्यों भाई? जर्नलिज्म इज ए प्रोफेशन जहां ट्रेनिंग होती है बतौर, और जर्नलिज्म में सिर्फ कैमरा चलाना नहीं सिखाया जाता है। जर्नलिज्म में भारत के संविधान के बारे में बताया जाता है, सूचना के अधिकार के बारे में बताया जाता है, आपके दायित्व के बारे में बताया जाता है एक पत्रकार के, मीडिया एथिक्स, नैतिकता के बारे में बताया जाता है। सिर्फ मोबाइल चलाने से आप पत्रकार नहीं बन जाते। लेकिन आज 90% सोशल मीडिया में जो चल रहे हैं वो सब जो है सोशल मीडिया वीर, इनको जर्नलिज्म से दूर तक कुछ नहीं देना। जर्नलिज्म के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, लेकिन उनको वो फॉलो नहीं करते। बिल्कुल एक तरफा बदनाम करने वाला, जो पूरा इतने नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ाने वाला, डेफामेशन, लाइबल, स्लैंडर, बहुत सारे प्रावधान है हमारे कानूनों में, भारतीय न्याय संहिता में, दंड संहिता में, सब। लेकिन इन सबका कोई इनको पता नहीं है, ये जो मर्जी दिखा देते हैं और पूछने वाला भी कोई। तो ये मैल इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन वो जब जाने अनजाने, आपका नियत साफ है लेकिन आप किसी को सूचना देते हैं इस उम्मीद में कि शायद उसको फायदा हो जाएगा। कोरोना के दौरान मेरे एक मित्र पुलिस के महानिदेशक, तो मैं भोपाल में था, तो उस वक्त थोड़ा हल्की सी खांसी या थोड़ा सा गले में खराश भी हो जाए, खिचखिच हो जाए, तो लोगों को लगता था कि सब ठीक तो है। तो उन्होंने सवेरे सवेरे फोन किया, तो मैंने कह दिया कि हाँ जी बताइए साहब। तो उन्होंने कहा अरे आपके गले में गड़बड़ी, अरे आपके घर में नींबू है क्या? मैंने कहा है ना। उन्होंने कहा कि जरा निकाल के लाए। मैं फोन पकड़ के सीधे नींबू लेके आया। कहते चाकू है? मैंने कहा अब इसको काटिए। मुझे लगा कि कोई सलाद बनवा रहा होगा। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, उस नींबू के एक टुकड़े को निकालिए, पूरी तरह नाक को ऊपर करके निचोड़ दीजिए। मैंने कहा क्यों? ये तो साइट्रिक एसिड है, दिमाग चलने चला जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? नींबू को निचोड़ दो नाक के अंदर। कहता है कि कोरोना समाप्त हो जाएगा। पुलिस के महानिदेशक हैं। मैंने कहा हे प्रभु, ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया? मैंने कहा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला वाले इस देश का सबसे बड़ा आज का तारीख में विश्वविद्यालय है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। सभी वहीं से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। 1200 लेते थे, आजकल 1500 ले रहे हैं। मैंने कहा यार गरीब आदमी को मारना ना, 1200 से 1500 किस लिए कर दिया? ऐसा क्या महंगाई होगी? तो कहिए 1200 तो फीस का ही है इलाज करने का। 300 जो बकवास पढ़ के आते उसके बाद मुझसे पूछते हैं उसके जवाब देने का। कहता है कहां से क्या क्या पढ़ के आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मतलब सर में दर्द हुआ, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैंसर तो नहीं? कहते क्या भाई कैंसर तेरे को कैसे हो गया? कहते साहब उसमें लिखा हुआ था, सोशल मीडिया के फलान ने कहा कि सर दर्द से कैंसर के पहली निशान। लोग बहुत तनाव में जी रहे हैं साहब। सुबह कहते हैं बादाम खाओ, दोपहर को कहते हैं बादाम खाने से गड़बड़ हो जाए, बहुत दिक्कत हो रही। तो ये जो नींबू निचोड़ने की जो बात कही, मैंने कही ये भारत बायोटेक आधार पूनावाला प्रधानमंत्री काम का परेशान है। नींबू हजारों किलो में मंगवाइए, पूरे देश में बढ़ा, ना कोई वैक्सीन की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है। तो ज्ञान जो है इसके माध्यम से जो इसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मेरे भला करना चाहते थे, लेकिन सूचना गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन।
डिसइंफॉर्मेशन वो जब आपको ये बताया गया कि आप अगर कोरोना के वैक्सीन लेंगे तो 1 साल के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है। एक लॉबी है जिसको हम कहते हैं एंटी वैक्सीनेटेड लॉबी, ये पश्चिम में बहुत सक्रिय है। इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में बहुत सारे आपको मिलेंगे जिन्होंने इस सोशल मीडिया के जरिए आज एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक कैंपेन चला रखा है। और जैसे कि यहां बताया गया पूर्व वक्ताओं द्वारा, नई टेक्नोलॉजी का, एनिमेशन का हो, डीप फेक्स का हो, हमने देखा कैसे रश्मिका मंदाना के चेहरे को जो है सुपर इम्पोज करके किस तरीके से अश्लील चित्रण किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से देश के गृहमंत्री जी का पिछले चुनावों के दौरान उनके भाषण का जो है पूरा अर्थ ही बदल दिया। हमने देखा कि किस तरीके से निर्मला जी जो वित्त मंत्री है उनके हवाले से कई स्कीम्स, फर्जी स्कीम्स में निवेश करने के लिए आपको बताया जा रहा है। आपको लगेगा यार वित्त मंत्री कह रहे हैं तो सही होगा, हालांकि वो सब फेक है, डीप फेक है। बहुत सारे डीप फेक्स जो है आज आ गए हैं। इसलिए आप जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि कर्नल पाटिल ने कहा कि इसका रास्ता क्या है, रास्ता यही है मीडिया साक्षरता। मीडिया शिक्षा और मीडिया साक्षरता में फर्क है। मीडिया शिक्षा वो जो मैं, सुरुचि, वर्तिका जी, हम सब पढ़ाते हैं क्लासरूम में, वो है मीडिया शिक्षा। मीडिया साक्षरता वो जो इस देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए ये क्या है फेक इंफॉर्मेशन, ये क्या है मिस इंफॉर्मेशन, ये क्या है डिसइंफॉर्मेशन, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, फर्जीवाड़े को किस तरीके से खबरों को हम आइडेंटिफाई करें। लाइक और शेयर करने से पहले देखें कि वो लाइक करने लायक है या नहीं। यह प्रशिक्षण की आवश्यकता है हर नागरिक को। मैं तो कहता हूं कि स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर इसको जो है हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। प्राइमरी स्कूल से लेकर बच्चों को जो है उच्च शिक्षा में इन बातों के बारे में बताना चाहिए। क्या क्या जरूरी है, सत्य पर जोर दिया जाता है। सत्य क्या है? सत्य एक दृष्टिकोण है। ट्रूथ इज ए पर्सपेक्टिव। जो भूखा बच्चा दुकान से ब्रेड चुरा के ले जाता है, उसके लिए सबसे बड़ा सत्य है उसका भूख। जिस दुकानदार के यहां से चोरी हुई, उसका सत्य है चोरी। सत्य का दृष्टिकोण अलग है सभी का, लेकिन तथ्य तो वही है ना जो हुआ है। और तथ्य का ही क्या, आज कई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कहा जाता है उन्होंने यह कहा था उस वक्त, और उस नाम पर उस चीज को लेकर आज उनको बदनाम करने का भी प्रयास होता है। इन्होंने उस समय में ये कहा था, तो उन्होंने क्या कहा था? क्या हाँ कहा था, लेकिन किस संदर्भ में कहा था? क्योंकि सत्य और तथ्य को संदर्भ के रोशनी में आपको देखने की जरूरत है। एक वायरल वीडियो वायरल हुआ है जहां प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इजराइल मेरी मातृभूमि है, नहीं, इजराइल मेरी पितृभूमि है और भारत मेरी मातृभूमि है। कहीं देखिए, इनका तो मातृभूमि, इनका पितृभूमि इजराइल है, यही सभी का है, इनके समर्थकों का भी वही है। अरे भाई, वो जब इजराइल गए थे, वहां के यहूदी समाज जो भारत से पलायन करके गई है, माइग्रेट करके इजराइल की स्थापना के बाद बिनी यहूदी हैं मुंबई में, कोचिन में कुची यहूदी है, जूइश, ब्लैक जूस जिनको कहते हैं। मिजोरम से बहुत बड़ी तादाद में यहूदी यहां से वहां जाकर बस गए, क्योंकि वो उनके लिए प्रॉमिस्ड लैंड है। ये यहूदी वहां जाके बस गए, तो ये उनके संदर्भ में कहा कि यहां इस इजराइल में एक ऐसी आबादी भी है जो भारतीय मूल के हैं, जिनकी पितृभूमि तो, मातृभूमि तो इजराइल है, लेकिन उनकी पितृभूमि ये है। लेकिन आपने उस हिस्से को काट दिया और इतने से हिस्से को आपने दिखा दिया और पूरे देश को ऐसा बताने की प्रयास किया गया कि नहीं, ये क्या है, ये संदर्भ संगत नहीं था।
आपने संदर्भ को नहीं बताया, यही हरकत सोशल मीडिया करती है। इससे हमें बचना होगा। हमें समझना होगा कि तथ्य क्या है, उसका संदर्भ क्या है। किसी ने अगर कुछ कहा है तो किस संदर्भ में ये बात को रखिए, इसको देखने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप तथ्य को समझ सकते हैं। हम सब उसके शिकार हुए हैं। बड़े बड़े इस देश की एक बहुत बड़ी पत्रकार जो कभी वर्तिका जी की सहयोगी रही है, उनको तो ये विश्वास दिलाया गया कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बन गई और उन्होंने रिजाइन तक कर दिया। सर एक प्रश्न है, मैं बस 1 मिनट और दूंगा। क्यों विश्वास कराया गया? लोग शिकार हो रहे हैं फर्जी वीडियो। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, इसके आने के बाद तो आप अगर आपकी पैनी निगाहें नहीं है तो आप धोखा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? एक जापान का एक छोटा सा बंदर पंच, आप सबने देखा होगा। वो पंच की तो कहानी है, हकीकत है, लेकिन उस पंच को लेकर इतने वीडियोस बने जिसमें 90% वीडियोस जो है वो सिर्फ वो और उसके खिलौने को लेकर वो जो घूम रहा है, वो आज फर्जी वीडियोस बने एआई को इस्तेमाल करके। आपको ये समझना होगा असली कौन सा है, नकली कौन सा है। यही आपको मीडिया लिटरेसी के माध्यम से, मीडिया साक्षरता के माध्यम से आपको जो है समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए मीडिया साक्षरता ही पाटिल साहब इसका एक जवाब है, क्योंकि आपकी मदद जो है वो उसी बुजुर्गों के श्रृंखला में आती है। तो आपकी बिटिया जो है वो युवा पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करती है। तो ये सभी जो है इन सबको मीडिया साक्षरता के माध्यम से करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सोशल मीडिया पर ये जो विमर्श है इससे जागरूकता पैदा होगी। बहुत शक्तिशाली माध्यम है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री आज इसके माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं। इसमें सकारात्मक संदेश हम दे सकते हैं, सकारात्मक बदलाव का एक कारक बन सकता है ये। लेकिन यह वो काम है जिसका यहाँ जिक्र किया था कि जब आग की बात पाटिल साहब ने कही थी, जब आग का इजाद हुआ तो वो खाना बनाने के लिए था, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं था। लेकिन उसी आग से आप मकान भी बना सकते हैं और घर में खाना भी पका सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे और आगे